नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं मुद्दा। पीएम मोदी आज उरी हमले के बाद पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे सकते हैं। अब से कुछ देर बाद केरल के कोझिकोड में उनकी रैली होनी है। कोझिकोड में समंदर के किनारे पीएम मोदी बीजेपी की रैली में भाषण देंगे। पीएम के भाषण पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि उरी हमले के बाद पहली बार वो किसी रैली में शामिल हो रहे हैं। ये केरल का कोझिकोड बीच है। आज देर शाम यहाँ पर जो कुछ होगा उस पर न सिर्फ भारत की बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया की नजरें होगी, क्योंकि यहाँ पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करेंगे और सबकी नजरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में पाकिस्तान को क्या करारा जवाब देते हैं। कुछ कहना नहीं, जब करना है करना। जिस तरह से आप देख रहे हैं दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग किया गया है, तो ये भी हिस्सा है निश्चित रूप से जो भाषण देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का। उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ कि उनका अपना अधिकार क्षेत्र है, कौन कौन विषय को वो लेंगे। पीएम मोदी कल कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी भाषण देंगे। राष्ट्रीय परिषद में बीजेपी एक प्रस्ताव के जरिए पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग कर सकती है। उम्मीद है कि बीजेपी आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक अलग से प्रस्ताव भी पारित कर सकती है। पीएम रैली के बाद दीनदयाल उपाध्याय के साथ काम कर चुके नेताओं यानी लाल प्रसाद वानी, मुरली मनोहर जोशी और ओ राजगोपाल को सम्मानित करेंगे। केरल के कोझिकोड में भाषण से पहले आज पीएम ने सेना प्रमुखों से मुलाकात की। थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख अरूप राहा और नौसेना के वाइस एडमिरल केबी सिंह आज पीएम से मिलने उनके घर पहुंचे। उरी हमले को देखते हुए इस मुलाकात की अहमियत बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि बैठक में उरी हमले के बाद सुरक्षा हालातों और जवाबी कार्रवाई के मद्देनजर चर्चा हुई। हालांकि रक्षा सूत्रों ने इसे सामान्य बातचीत कहा है। उनके मुताबिक सेना प्रमुख अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए महीने में एक बार पीएम से मिलते हैं। देखिए, सरहद पर खड़ा हुआ हर एक आदमी हर वक्त हर लम्हा चुनौती का सामना कर रहा है और हमें उन चीजों के लिए प्रस्तुति करने के लिए प्रगटावा करने की जरूरत नहीं है। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया था। हमले में 18 सैनिक शहीद हुए थे। सेना की जवाबी कार्रवाई में सभी 4 आतंकी मारे गए। सेना की शुरुआती जांच के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद ने हमले को अंजाम दिया। उरी हमले के बाद पीएम ने ट्वीट कर कहा था कि जो भी इस हमले के पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा के दिल्ली से बाहर होने की वजह से वाइस एडमिरल पीएम से मिलने के लिए पहुंचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फिर झूठ को सच साबित करने की कोशिश की है। नवाज ने कहा कि उरी में हुआ हमला कश्मीर में ज्यादतियों का बदला है। संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ के कश्मीर राग पर जब दुनिया ने ध्यान नहीं दिया, तो पाकिस्तान लौटते वक्त लंदन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने फिर भड़काने वाला बयान दिया। जो जुल्म ढाया है निहत्थे कश्मीरियों पर हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर में, अगर वहाँ पे कश्मीर में जो हमला हुआ है जिसके नतीजे में वहाँ फौजी जो है वो हिलाक हुए हैं, तो ये एक कश्मीरियों का भी एक रिएक्शन हो सकता है। तो एकदम जो है ना वो इल्ज़ाम धर देना 12 घंटों के अंदर अंदर कि इसका पाकिस्तान जिम्मेदार है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। नवाज के इस भड़काऊ बयान पर राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। India's destiny is secure under Narendra Modi ji, and whatever is required to be done for the safety and security of India will be done. Thank you. पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया से ब्लेम करते कुछ नहीं करते। इंडिया करेगा, वक्त आने पर जो कर सकता है वो करेगा। नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर का युवा नेता बताया था। पाकिस्तान की बार बार अपील के बावजूद यूएन महासचिव बान की मून ने कश्मीर में दखल देने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने नवाज शरीफ को कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पनाह देना बंद करे। 26 सितंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र में भाषण देंगी, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तान के झूठ का जवाब दिया जाएगा। सुषमा आज ही न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई।
जी ग्रुप अपने चैनल जिंदगी पर पाकिस्तानी कार्यक्रमों और पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करने पर विचार कर रहा है। पहले जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला और उसके बाद यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के रवैये को एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। डॉक्टर चंद्रा ने ट्वीट किया, यूएन में नवाज शरीफ का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जिंदगी चैनल से पाकिस्तान का कंटेंट हटाने पर विचार कर रहा है जी। पाकिस्तान के कलाकारों को भारत छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये बड़ा कदम है और मैं सुभाष जी को बहुत बधाई देता हूँ। वो मुल्क से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और राज्यसभा सांसद हैं और देश के अंदर एक ऐसा नाम है जो इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम किया है। वो लोगों की मन में जो बात है उसको उन्होंने सुना है। ये ग्रुप का स्टैंड जो है मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। बहुत राष्ट्रभक्ति वाला स्टैंड है और जी के जो स्टैंड है वो सभी चैनलों ने फॉलो करना चाहिए। जिंदगी हिंदू उर्दू एंटरटेनमेंट टीवी चैनल है जिसकी शुरुआत 23 जून 2014 को हुई थी। जिंदगी पाकिस्तान, मिस्र और टर्की के सीरियल का प्रसारण करता है। पाकिस्तान की टेलीफिल्म्स दिखाने वाला जिंदगी भारत का पहला चैनल है। जिंदगी के सीरियल्स में फवाद खान, माहिरा खान और इमरान अब्बास जैसे पाक कलाकार काम करते हैं। और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पाक पीएमसी के वायदे को याद करते हुए इस वक्त ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि प्यार एक तरफा नहीं हो सकता ना। ट्विटर पर एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लिखा, मैंने जिंदगी टीवी चलाकर नवाज शरीफ से किया वायदा निभाया, जिंदगी जोड़े दिलों को का नारा दिया, पर प्यार एक तरफा नहीं हो सकता। जोड़े दिलों का नारा दिया था और इसी को ट्वीट करके डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लिखा है कि मैंने जिंदगी टीवी चलाकर नवाज शरीफ से किया वायदा निभाया, जोड़े दिलों को का नारा दिया, पर प्यार एक तरफा नहीं हो सकता ना। घुसपैठ की कोशिश करते हुए पकड़े गए लश्कर के आतंकी अब्दुल कयूम ने पूछताछ में बहुत खुलासे किए हैं। पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल कयूम को बीएसएफ ने उस वक्त पकड़ा जब वो अखनूर में बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। कयूम ने पूछताछ में बीएसएफ को बताया कि वो पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है। 32 साल के अब्दुल कयूम ने 2004 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग मैंने जो की है वो ये मानसारा बनाते हैं। कुरान की आयात ना, कुरान की उसके ऊपर अंदर वो पढ़ाती हैं कि M16 अमेरिका की गन। इस तरह उन्होंने वो 5 साल तैयार करो के अंदर उन्होंने पढ़ाया। उधर फिर उन्होंने हमें मतलब जो वो बनाया, घोड़ा शेर बनाया कि जो नाम है जिन्हें ट्रेन है वो सारे जंपिंग तो सारे मामले इधर उधर। मकसद यही वाले हम बताते थे भाई कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में हिंदुस्तान काबिज है, बस कश्मीर की बात करते थे। बस अभी क्यों कश्मीर में सिर्फ कश्मीर की बात करते, सिर्फ कश्मीर की। हाँ, ये लश्कर तोयबा से है और इसने मनसेरा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है मुजफ्फराबाद के पास एक मनसेरा जहाँ पर ट्रेनिंग कैंप है। लश्कर के आतंकी ने पूछताछ में ये भी बताया कि वो कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अहमद शाह गिलानी, आसिया अंद्राबी और यासीन मलिक को जानता है। रूस और पाकिस्तान के साझा सैन्य अभ्यास को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ रूस के सैन्य अभ्यास को विदेश नीति की नाकामी कहा है। कांग्रेस के मुताबिक एक तरफ भारत पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करवाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत का सबसे पुराना दोस्त पाकिस्तान के साथ आतंक विरोधी सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये कैसी विडंबना है? क्या ये मोदी सरकार की विदेश नीति का संपूर्ण फेलियर नहीं? ऐसा कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस ने प्रगाढ़ संबंध हमेशा रूस के साथ बनाए थे। वर्षों दशकों पुरानी विदेश नीति को मोदी सरकार ने तार तार कर दिया है। दोबारा अंतर्मंथन करने की आवश्यकता है कि विदेश नीति पर कैसे चला जाए। रूस पाकिस्तान सैन्य अभ्यास को दोस्ती 2016 का नाम दिया गया है। पहली बार रूस की सेना पाकिस्तान के साथ अभ्यास कर रही है।
रूस पाकिस्तान सैन्य अभ्यास आज से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक चलेगा। दोनों देशों के 200 सैनिक इसमें भाग लेंगे। रूस ने इस बात से इनकार किया है कि सैन्य अभ्यास पीओके में हो रहा है। रूस के मुताबिक अभ्यास सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के चेरेट में हो रहा है। पिछले 2 साल के दौरान रूस और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ी है। अमेरिका की वॉशिंगटन के एक मॉल में हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस को खबर मिली थी कि वॉशिंगटन के कैस्केड मॉल में एक संदिग्ध बंदूकधारी है। जब घेराबंदी की गई तो पुलिस को मॉल के अंदर से 3 लाश मिली। एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध हमलावर स्पेनिश भाषा बोल रहा था। पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है और मॉल के स्टोरों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक अभी तक हमलावर के इरादे का पता नहीं चल पाया है। बंदूकधारी ने शाम करीब 7:30 बजे के आसपास वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके वारदात से फरार हो गया। 18 सितंबर को अमेरिका के मिनीसोटा के शॉपिंग मॉल में चाकू से हमले की वारदात में 8 लोग घायल हो गए थे। जिस मॉल में फायरिंग हुई वो बेहद भीड़-भाड़ वाले इलाके में है। वारदात के बहुत देर बाद तक पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल रहा। बारिश की वजह से हैदराबाद और आसपास के इलाकों में अभी हालात खराब हैं। आज बारिश से हैदराबाद को थोड़ी निजात मिली, लेकिन अब भी शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हैं। जगह जगह पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के कुछ निचले इलाके अब भी शहर के बाकी इलाकों से कटे हैं। प्रशासन की अपील के बाद आज सेना भी बाढ़ राहत के काम में जुटी। ग्रेटर हैदराबाद के अलवर और उप्पल इलाकों में सेना की टीम ने हालात का जायजा लिया। भारी बारिश की वजह से ग्रेटर हैदराबाद के अलावा रंगारेड्डी, खम्मम, वारंगल और मेडक जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हैं। राज्य सरकार ने आईटी कंपनी से अनुरोध किया है कि वो अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दें। तेलंगाना के मेडक जिले में बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 7 की मौत हुई है। मौसम विभाग ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कहा जा रहा है कि हैदराबाद में इस बार पिछले 108 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटा। मध्य प्रदेश की एक दिव्यांग महिला ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी है। दिव्यांगता के सर्टिफिकेट और अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्रियां कैमरे पर दिखाती लक्ष्मी यादव का कहना है कि वो अब थक गई हैं। लक्ष्मी ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या एमफिल और लॉ की डिग्री होने के बावजूद उन्हें एक अदद नौकरी नहीं मिल सकती। सर, मैंने अपने लिए इच्छा मृत्यु का उनसे मांगा है कि भाई मैंने अपने प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, हमारे क्षेत्र की सांसद श्रीमती सुषमा स्वराज जी को और हमारे क्षेत्र से विधायक और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान को, इन चारों को मैंने एक साथ एक ही प्रार्थना की है कि भाई मैं इतनी हायर एजुकेटेड हूँ, इतनी क्वालिफाइड हूँ और दिव्यांग हूँ, महिला हूँ, ओबीसी हूँ, इतने सब परिस्थितियों के बावजूद भी मुझे रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। मैं 10-12 सालों से अपने लेवल पे प्रयास कर रही हूँ। मैंने कुछ एक कोशिश की भी, लेकिन अभी तक मैं उसमें सफलता अर्जित नहीं कर पा। जब हमारी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट इतनी सारी योजनाएं चला रही है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए किया जाए, दिव्यांगों के लिए किया जाए, तो मुझे तो अभी तक इस तरह की कोई भी सुविधा या कोई भी मतलब सुविधा का लाभ देखने को या महसूस करने को नहीं मिला। इच्छा मृत्यु मांगने के बाद जब सुर्खियों में आई तो मध्य प्रदेश सरकार ने लक्ष्मी को अस्थायी नौकरी दी है और परमानेंट नौकरी देने पर विचार का भरोसा दिया है। मैंने उन तक ये प्रस्ताव भेजा है कि यदि वो चाहें तो डेली बेसिस पर जो वाउचर पर जिस सहकारी बैंक में जो जॉब लगता है उसमें हम हाल फिलहाल उनको नौकरी का प्रस्ताव दे रहे हैं और उसके बाद परमानेंट उनकी व्यवस्था हो सके इस और भी ध्यान देंगे। दिव्यांग लक्ष्मी यादव ने पीएम के अलावा राष्ट्रपति सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह चौहान को भी चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 3% का आरक्षण देती है। लक्ष्मी का कहना है कि उन्होंने जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया उन्हें कहकर मना कर दिया गया कि आप दिव्यांग हैं और ठीक से काम नहीं कर पाए। बिहार में गोपालगंज के डीएम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शानदार पहल की है। एक शौचालय बनने में 2 दिन लगता है, लेकिन हम लोग 4 दिन 5 दिन में बोल रहे हैं। ट्रैक पैंट, टी शर्ट, कैप और स्पोर्ट शूज पहनकर लोगों को शौचालय बनाकर इसके इस्तेमाल का महत्व बता रहे ये सज्जन गोपालगंज के डीएम हैं। कभी सुबह सवेरे तो कभी देर शाम को राहुल कुमार जिले के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों को खुले में शौच नहीं करने की अपील करते हैं। इस गांधीगिरी के दौरान डीएम राहुल कुमार ने खुद ही फावड़ा उठाकर शौचालयों को बनाने का काम शुरू कर दिया।
गोपालगंज के डीएम के मुताबिक 2017 तक जिले को खुले में शौच से मुक्त करा लिया जाएगा। 2017 तक गोपालगंज में 4 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डीएम जगह जगह नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को शौचालय बनवाने की अपील कर रहे हैं। गोपालगंज के डीएम राहुल कुमार इससे पहले भी चर्चा में थे। एक स्कूल में जब लोगों ने विधवा के खाना बनाने पर एतराज जताया था तो खुद खाना खाने के लिए पहुंच गए थे। और फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। अब अगली मुलाकात आपसे होगी शाम को 7 बजे।